दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार कहां से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल और चारकोल कहां से प्राप्त करती है, कहां से खरीदती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। क्लियर? देखिए, और इसको समझने के लिए हम टोटल 5 क्वेश्चन तैयार किए हैं और आज का 5 क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो आज के बाद कभी भी आपको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंटिंग ऑयल और चारकोल से संबंधित कभी भी समस्या नहीं हो सकता है। ये पांचों क्वेश्चन क्या क्या हम बनाए हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल, चारकोल कहां से खरीदती है और कौन सा देश इसको सप्लाई करता है। क्लियर? पहला क्वेश्चन, अभी इसके बारे में हम बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन, भारत सरकार कैसे कंपनियों से क्रूड ऑयल को रिफाइन करवाती है। सवाल यहां पर यह बन रहा है कि क्रूड ऑयल है क्या और रिफाइन क्यों करवाया जाता है। 2 बात। तीसरा क्वेश्चन यह बन रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पेट्रोल, डीजल पर कितना कितना टैक्स लगाती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे और इसी टैक्स के वजह से आपका पेट्रोल का दाम जो है बढ़ जाता है। क्लियर? चौथा क्वेश्चन ये बना है कि ये टैक्स का पैसा कहां खर्च किया जाता है। क्लियर? पांचवा क्वेश्चन ये है कि भारत को सस्ता तेल बेचने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। भारत को सस्ता तेल बेचने के लिए क्या करना चाहिए। इस पांचों क्वेश्चन का जवाब हम बारी बारी से दे रहे, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप देखिए लिखा होगा कि भारत सरकार कहां से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल, है ना, इंजन ऑयल, ये सब कहां से खरीदती है। तो पहला क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि कभी भी भारत सरकार जो है वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब नहीं खरीदती है। भारत सरकार क्रूड ऑयल खरीदती है। क्रूड ऑयल का मतलब होता है ये एक ऐसा तेल है जो कि बहुत ही गहरा होता है ना, मतलब कि उसको क्या कहते हैं, बहुत ही मोटा होता है ये तेल, है ना, और ये बहुत ही काला होता है। क्लियर? अब सवाल ये है कि भारत सरकार इस क्रूड ऑयल को क्या करती है। देखिए, भारत सरकार इस क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पर अपने रिफाइनरियों द्वारा, अलग भारत में बहुत सारे ऐसे आपका कंपनियां हैं जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है। अलग अलग टेम्परेचर पर इसको जो है गर्म किया जाता है और उसके माध्यम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल और बहुत सारे लिक्विड को प्राप्त किया जाता है। क्लियर? अब सवाल यहां पर यह बनता है कि ये जो क्रूड ऑयल है ये भारत सरकार कहां से प्राप्त करती है और कौन सा देश इसको देता है। क्वेश्चन बना, आइए ध्यान दीजिएगा। तो भारत सरकार को जो ये क्रूड ऑयल प्राप्त करती है ओपेक देशों के सदस्य प्राप्त करती है। ओपेक देशों का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब क्रूड ऑयल को भेजने वाला देश। टोटल इसमें 13 गो देश हैं जो कि क्रूड ऑयल को सप्लाई करता है। टोटल 13 देश जो है क्रूड ऑयल को सप्लाई करता है और भारत इन्हीं 13 देशों में से, इन देशों में से ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 देशों से भारत सरकार जो है क्रूड ऑयल को प्राप्त करती है। ओपेक देशों में टोटल 13 देश हैं। पहले 14 देश थे, एक देश था कतर जो कि हट गया वो, है ना। अभी टोटल 13 देश है ओपेक में और ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। तो भारत सरकार क्या करती है, इन्हीं ओपेक देशों से क्रूड ऑयल को खरीदती है और इसी क्रूड ऑयल को खरीद कर अपने देश में लाती है और यहाँ पर भारत में उसको रिफाइन करवाती है। क्लियर? तो समझ में आ गया कि क्रूड ऑयल क्या है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्रूड ऑयल बाकी देश जो है वो कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। जो ओपेक देश का 13 गो देश है वो कहाँ से क्रूड ऑयल जाते हैं। तो देखिए, उनके देश में अगर बात किया जाए तो समुद्री कुआं मिला है, उस कुएं के माध्यम से वो लोग क्रूड ऑयल को प्राप्त करते हैं, है ना। थोड़ा वीडियो देखिएगा, समझ में कुछ आएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा क्या किया जाता है ना कि समुद्र में मशीन द्वारा ड्रिल किया जाता है। बड़े बड़े सीप जो है इसे लगा दिया जाता है और समुद्र में ड्रिल किया जाता है, लगभग 1000 फीट नीचे तक ड्रिल किया जाता है और जहां भी क्रूड ऑयल मिलता है इस सीप को चारों तरफ से बांध के वहां फिक्स कर दिया जाता है और क्रूड ऑयल को जो है ड्रिल करके
जमीन से निकाला जाता है उसको, और बड़े बड़े कंटेनर में उसको भर दिया जाता है। क्लियर, देख सकते हैं। देखिए यहाँ से ये ड्रिल किया जाएगा और लगभग 1000 फीट से नीचे भी जाता है ये, और वहाँ से ड्रिलिंग के माध्यम से क्रूड ऑयल को निकाला जाता है और अलग अलग बेलनाकार बर्तन में उसको रख दिया जाता है। क्लियर, और उस क्रूड ऑयल को दूसरे देशों को सप्लाई किया जाता है। क्लियर, तो आज समझ गए आप कि क्रूड ऑयल होता क्या है, और भारत सरकार इन्हीं क्रूड ऑयल के माध्यम से अलग अलग जो है लिक्विड को प्राप्त करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भारत सरकार कैसे कंपनियों से क्रूड ऑयल को रिफाइन करवाती है। ध्यान दीजिएगा, भारत में टोटल 25 गो रिफाइनरी है। टोटल 25 गो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने वाली कंपनियां हैं, जो कि तेलों को, क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं। जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, रिलायंस हो गया, आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, HCL हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं, चंडीगढ़ पेट्रोलियम हो गया। ऐसे टोटल 25 गो पेट्रोलियम कंपनी है, 25 गो ऐसे कंपनियां हैं जो कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करती हैं। क्लियर, अब क्या करती है, अब ये कंपनियां क्या करती है कि अलग अलग टेम्परेचर पर इस क्रूड ऑयल को बॉयल करती है और उसके माध्यम से अलग अलग लिक्विड को प्राप्त करती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये बॉइलिंग कंटेनर होता है, बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर होता है। यहाँ नीचे से हीट किया जाता है और जो क्रूड ऑयल होता है इसमें डाल दिया जाता है, बेलनाकार बर्तन रहता है। जब इसको नीचे से हीट किया जाता है तो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हीट किया जाता है तो ऊपर से जो भाप निकलता है, वहाँ से जो 25 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने के बाद 2 तरह का गैस निकलता है, एक प्रोपेन और एक दूसरा ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन नाम के 2 तरह का गैस उपयोग निकलता है, जिसको हम लोग खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं, उसको है ना, जलाने के लिए। क्लियर, उसके बाद क्या है, तो अगर उसी क्रूड ऑयल को 40 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो पेट्रोल निकलता है, जिसको हम लोग कार में उपयोग करते हैं, बाइक में उपयोग करते हैं। उसके बाद 110 डिग्री पर अगर उसको हीट कर दिया जाता है, 110 डिग्री पर, तो वहाँ से नेफ्था निकलता है, जो कि बड़े बड़े कंपनियों में उपयोग होता है, केमिकल प्रोडक्शन बनाने के लिए उपयोग होता है। 180 डिग्री पर उसको हीट कीजिएगा अगर, तो केरोसिन निकलता है, जो कि जेट इंजन में उपयोग होता है, इस तरह का। ठीक है, उसके बाद अगर 260 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट कर दिया जाता है उस क्रूड ऑयल को, तो यहाँ से डीजल ऑयल निकलता है, जो कि बस में बहुत सारे यात्रा के साधन में उपयोग होता है। अगर उसको 340 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया जाएगा तो वहां से निकलता है लुब्रिकेंटिंग ऑयल। लुब्रिकेंटिंग ऑयल का मतलब होता है कि जिसको उपयोग होता है शिप में उपयोग हो जाता है, जिसे हम लोग मोबिल उबिल कहते हैं, उसमें उपयोग होता है ना। रोड बनाने के लिए जो चारकोल निकलता है वो इसी के माध्यम से निकलता है ना। तो एक समझिए कि एक क्रूड ऑयल के माध्यम से इतने तरह का लिक्विड प्राप्त किया जाता है, और ये प्राप्त करके देता कौन है, कंपनियां देती है सब। क्लियर। अब यहाँ से क्या है कि इसको अलग अलग जो है बॉक्स में, जैसे कि गैस जो है उसको सिलेंडर में भर दिया जाता है वहाँ पे, फिर उसके बाद पेट्रोल जो है बड़े बड़े कंटेनरों में भर कर डीलरों के पास भेज दिया जाता है, डीजल को भी भेज दिया जाता है, नेफ्था को कंपनियों के पास केमिकल रिएक्शन के लिए भेज दिया जाता है, यहाँ पर उपयोग होता है। केरोसिन के लिए जिसको जरूरत होता है जेट इंजन उपयोग करने के लिए उसके पास भेजा जाता है, उसी तरह से डीजल का भेजा जाता है, उसी तरह से जहाँ पर चारकोल की जरूरत है वहाँ चारकोल को भेज दिया जाता है। तो सरकार जो है ये सब अलग अलग चीज नहीं खरीदती है कौन सा, क्रूड ऑयल को खरीदती है। क्लियर। चलिए, तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भारत सरकार जो है क्रूड ऑयल कहां से खरीदती है और क्रूड ऑयल को कैसे हीट करके इस तरह का लिक्विड को बनाया जाता है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना कितना टैक्स लेती है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार इसे पेट्रोल पर, डीजल पर कितना कितना टैक्स लगाती है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार जिस देशों से क्रूड ऑयल खरीदती है उसका बेस प्राइस बनता है 43 रुपये प्रति लीटर। 43 रुपये प्रति लीटर। भारत सरकार क्रूड ऑयल बैरल के हिसाब से करती है। एक बैरल का मतलब 159 लीटर। एक बैरल मतलब बहुत बड़ा कंटेनर होता है, ड्राम होता है,
उसमें 159 लीटर क्रूड ऑयल आता है, ठीक है। मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो एक लीटर का प्राइस आ जाता है 43 रुपये प्रति लीटर। इस 43 रुपये उसका बेस प्राइस हुआ। बेस प्राइस का मतलब इसमें उसको दिया पैसा जिस देश से वो खरीदा उसको, फिर इसके बाद समुद्र के रास्ते अपने देश में लाया, उसका पैसा इसमें इंक्लूड हो गया, और कंपनियों द्वारा रिफाइन करवाया तो 2-3 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया उनको भी देता है प्रति लीटर के हिसाब से। तो इस हिसाब से टोटल सरकार का यहाँ पर खर्चा हो गया 43 रुपया प्रति लीटर, इसका बेस प्राइस हो गया, क्लियर। अब कहता है सरकार कहता है कि हम तो पेट्रोल अलग कर लिए, डीजल अलग कर लिए, केरोसिन अलग कर लिए, अब इसको 28 गो राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हम भेजेंगे। जब सरकार भेजेगा तो सरकार कहेगा कि हमको इसको कुछ फायदा ही नहीं होगा, तो फिर कैसे सरकार चलेगा। तो सरकार क्या करता है, इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाता है जो कि होता है 32.90 रुपया प्रति लीटर। 43 रुपये तो सरकार का लग गया, जिस पर अब 32 रुपया 90 पैसा प्रति लीटर इसका एक्साइज ड्यूटी ले लिया, मतलब टैक्स आपसे ले लिया। उसके बाद क्या हो गया कि सरकार राज्य में भेज दिया अब पेट्रोल को, डीजल को। अब राज्य कहेगा कि हमारे स्टेट में बिकेगा तो हम भी तो टैक्स लेंगे, तो राज्य कहता है कि हमको भी टैक्स चाहिए 25 रुपया 43 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से। और ध्यान दीजिएगा सभी स्टेट का अलग अलग टैक्स होता है, तो ये तो हम एक आंकड़ा लिए हुए हैं, सभी का अलग अलग होता है। किसी राज्य में 25 होता है, किसी में 30 होता है, किसी में कम होता है ना, इस तरह से। लेकिन सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी होता है सभी के लिए एक समान होगा, राज्य का टैक्स अलग अलग होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब ये हो गया राज्य तो टैक्स ले लिया, अब पेट्रोल को बेचेगा कौन, तो बेचेगा डीलर। तो डीलर कहता है कि हम फ्री में थोड़े बेचेंगे, हमको भी कुछ चाहिए। तो डीलर कहता है कि हमको चाहिए 3 रुपया 85 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से। इस हिसाब से टोटल पैसा हो गया 43, 32, 90, 3 रुपया 85 पैसा, 25 रुपये 43 पैसा। इन सबको जब काउंट किया जाएगा तो इस तरह से हिसाब बन गया 107 रुपया 18 पैसा प्रति लीटर बन गया है ना। और ये ग्राहक को देना पड़ता है, जिसमें पूरा टैक्स होता है, क्लियर। अब सरकार इतना ज्यादा टैक्स हमसे लेती है, इसलिए आपका पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है। और पेट्रोल का भाव कम बेसी होते रहता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कि जब सरकार गया वहां से मान लीजिए 42 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से तेल खरीदा ओपेक देशों के सदस्य से, लेकिन अब की बार गया तो ओपेक देशों कल गया तो कल कहेगा कि नहीं हम आपको 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से देंगे। तो यहाँ पर आपको तेल में वृद्धि तो मिलेगा अवश्य, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी है वो तो फिक्स ही कर दिया वहाँ पर, ठीक है। अब सरकार क्या करती है कि यहीं पर एक्साइज ड्यूटी में जब कटौती करती है, अभी आप देखेंगे पेट्रोल में 10 रुपया कटौती, पेट्रोल में 5 रुपये कटौती किया गया और डीजल में 10 रुपये कटौती किया गया, तो यहीं से एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दिया जाता है, क्लियर हो गया इतना। अब ध्यान दीजिएगा जो हम लोग का सरकार है भारत सरकार, ये प्रत्येक दिन जो है 30 लाख बैरल तेल खरीदती है। प्रत्येक दिन 30 लाख बैरल प्रत्येक दिन तेल खरीदना होता है, क्योंकि इसमें भारत के लिए उपयोग के लिए भी रखा जाता है और बाकी भारत दूसरे देशों को सप्लाई करते हैं, जैसे भूटान को, श्रीलंका को, नेपाल को, और भी देशों को सप्लाई करता है। इसलिए भारत को इतना ज़्यादा तेल खरीदना, लगभग इसको अगर हम कन्वर्ट करें लीटर में तो लगभग ये 48 करोड़ लीटर के करीब आएगा, क्योंकि एक बैरल में होता है 159 लीटर। इसको 30 लाख में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद 159 से गुना करिएगा तो लगभग ये 48 करोड़ के आसपास ये आ जाएगा, क्लियर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार इस टैक्स को कहाँ उपयोग करती है। इतना सारा टैक्स लेती है तो भारत सरकार इस पैसे को कहाँ उपयोग करती है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी योजनाएं आते हैं, जितने भी योजनाएं पर खर्च किए जाते हैं, वो सब कहाँ से आएंगे। आप जो टैक्स दीजिएगा उसी के माध्यम से सरकार लाएगी। सरकार तो पेड़ नहीं रखेगी, उसको छापेगी, है ना। हाँ, जितने भी योजना का, जैसे गरीब का योजना हो गया, जनधन योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, लॉकडाउन में लगभग 80 करोड़ लोगों को भोजन खाद्य पदार्थ जो है फ्री में दिया गया, तो ये कहाँ से आएगा। ये टैक्स के माध्यम से ही आता है, क्लियर। सरकार अपने पॉकेट से इसको नहीं देगी। जितने भी चुनाव आते हैं उस समय ये लोग कह देते हैं लोग कि आपका लैपटॉप फ्री में दे दिया जाएगा, है ना, एजुकेशन फ्री में हो जाएगा। तो कहाँ से लाया जाएगा, सब टैक्स से ही पैसा इकट्ठा किया जाएगा और दिया जाएगा। अभी देखिए हाल फिलहाल में कोरोना का वैक्सीन फ्री में दिया जाएगा, तो कहाँ से आएगा पैसा। ये पैसा लगभग संसद में इसका 32,000 करोड़ रुपये का टेंडर पेश किया गया। तो 32,000 करोड़ रुपये कहाँ से आएगा, तो सरकार टैक्स से इकट्ठा करेगी। इसीलिए पेट्रोल और डीजल का दाम को बढ़ोतरी किया गया और ये सब पैसा को
वैक्सीनेशन में किया गया या कहीं और भी योजनाओं में इसको लगाया गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए कि कहाँ कहाँ खर्च होगा, वैक्सीन में खर्च होगा, ठीक है, मुफ्त राशन आपको दिया गया तो वहां पर खर्च होगा, जनधन योजना जो फ्री में हुआ तो वहां पर खर्च करेगी सरकार, उज्ज्वला योजना सबको फ्री में सिलेंडर मिला तो वो कहां से लाएगी, घर से तो थोड़ी लाएगी, तो टैक्स के माध्यम। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी पैसा लेके आप ही को दे दी। क्लियर। अगला देखिए गरीब कल्याण योजना, अगला है आयुष्मान योजना जिसमें फ्री में आपको इलाज होता है ना। किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपया सरकार डालती है, तो कहां से डालेगी, आपसे जो टैक्स लेगी तो वो डालेगी। क्लियर। अगला है, हाँ ठीक है, तो इतना तरह की योजना, ऐसे और भी बहुत सारी योजना है जिसमें आपका टैक्स के पैसा ही सरकार उसमें उपयोग होती है। और सबसे ज्यादा टैक्स जो है इन्हीं पेट्रोल और डीजल के माध्यम से इकट्ठा होता है। बाकी सरकार और भी टैक्स लगाती है, जैसे जीएसटी गुड्स पर, वस्तुओं पर लगाती है, वो अलग टैक्स हो गया है ना, और इसमें सबसे ज्यादा उसको टैक्स मिल जाता है यहाँ से। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार अपने भारत के लोगों को कैसे सस्ता तेल बेचे। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता था पहले, इराक से खरीदता था, ईरान से खरीदता था, ठीक है, आपका अमीरात से खरीदता था, है ना, इन सारे 4 देशों से तेल खरीदता था, और भी देशों, छोटे छोटे देशों से तेल खरीदते रहता था। लेकिन भारत सबसे ज्यादा फायदा में कब था, जब ईरान से और वेनेजुएला से खरीदता था तेल तब। क्योंकि ईरान से तेल खरीदने पर होता क्या था कि भारत अपना पैसा ईरान को देता था और ईरान उसी पैसा से भारत के सामान को खरीद लेता था, है ना। तो भारत को इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता था, क्योंकि उस पैसा दिया और वो पैसा फिर भारत में ही आ गया, तो इसका प्रोडक्ट भी बिका गया और अपना तेल भी आ गया, और भारत के इससे लोगों को रोजगार भी मिल जाता था, है ना। लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि 2019 में वेनेजुएला और ईरान दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया कि भारत इन दोनों देशों से तेल नहीं खरीदेगा। अब बाकी सारे देशों से तेल खरीदना पड़ता है, तो बाकी सारे देश क्या कर दिए हैं, उन्होंने क्या किया कि अपना उत्पादन क्षमता को कम कर दिया है, उत्पादन क्षमता को कम कर दिया है। और इसलिए उत्पादन क्षमता को कम कर दिया क्योंकि जब मांग बढ़ेगा तो दाम भी बढ़ेगा। यहाँ पर मांग जब बढ़ेगा दाम बढ़ेगा, क्योंकि उत्पादन क्षमता वो लोग कम कर दिया, हमारे पास सही नहीं तो कहाँ देंगे, इतना पैसा दीजिएगा तो हम देंगे वो लोग, ठीक है। तो बाकी देश जो है मनमानी करे, इस वजह से भारत सरकार को महंगा तेल को खरीदना तो ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार जो को करना क्या चाहिए, जितने भी ओपेक देशों से तेल खरीदने वाले जो देश है उन सबको संगठन बनाकर उस पर राजनीतिक रूप से दबाव बनाना चाहिए, है ना। क्लियर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत सरकार को रूस से, नाइजीरिया से, ब्राजील से, है ना, इन सारे देशों से भी तेल खरीदना कम करना चाहिए। अगर ऐसा करता है भारत सरकार तो दूसरे उन ओपेक देशों के पर दबाव आएगा। और लेकिन भारत सरकार ये चाहता है कि जो बाइडेन का जो सरकार बना है उनके माध्यम से वेनेजुएला और ईरान पर जो प्रतिबंध लगा है वो जल्दी से जल्दी हट जाए। इससे क्या होगा कि भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा, तेल भी सस्ते आने लगेंगे। क्लियर। चलिए हो गया, समझ में आ गया। तो आज का सेवा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पर।